हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके बिजनेस लॉ के साथ, राइट। बिजनेस लॉ के पार्ट 8 के साथ। इसका मतलब हमने अभी तक पार्ट 7 तक काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे ज़रूर चेकआउट करेंगे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मैं आपको टॉपिक मेंशन कर दे रही हूँ, हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कंसेंट के बारे में, ठीक है। और इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है, ये मान के चलो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और आपसे पूछेगा कि फ्री कंसेंट कब नहीं होती है, बेसिक एलिमेंट्स को आप बताओ कि क्या क्या है एलिमेंट्स इन्वॉल्व, तो नहीं होगी। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके टॉपिक के साथ, दैट इज कंसेंट। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है। चलो स्टार्ट करते हैं कंसेंट सेक्शन 13 के साथ कि क्या है कंसेंट। अच्छा, आप ये बताओ कि कंसेंट, जब मैं वर्ड बोल रही हूँ तो आपको क्या लगता है कि कंसेंट क्या होती है? आप बोलोगे मैम कंसेंट मतलब सहमति कह सकते हैं कि जब कुछ हमसे कंसेंट ली जाती है, मतलब हमसे पूछा जाता है, हमसे एग्रीमेंट जब होती है तो सहमति लेते हैं, हाँ ऐसे से आप बोलोगे, है ना। बट लॉ के अकॉर्डिंग कंसेंट क्या है? जैसे कि हम लोग कोई मान लो किसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और मैं आपकी कंसेंट ले रही हूँ वहाँ पे, इसका मतलब मैं चाह रही हूँ कि जिस टॉपिक को जिस नज़रिए से मैं देख के आपको बता रही हूँ और मैं समझ रही हूँ, उसी तरीके से आप भी समझो और मुझे बताओ, ठीक है, कि क्या करना है हमें मिलके। तो कंसेंट मतलब जब दो या दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, हम कहेंगे वो कंसेंट में तब है जब वो एग्री करें। क्या करें? एग्री करें अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। लाइक मैं आपको अपनी कार बेच रही हूँ, ठीक है, 5 लाख की मैं अपनी कार जो है वो आपको सेल आउट कर रही हूँ। बता दो, मैंने मॉडल भी बता दिया है, ठीक है, आर्टिका है, ये बता दिया मैंने कौन सा मॉडल है, मेरे को इतना मॉडल का आइडिया नहीं है। मान लो कोई भी मॉडल है, मैंने स्पेसिफिकली तुम्हें बता दिया, ठीक है, 5 लाख की मैं तुम्हें सेल कर रही हूँ। और तुम भी मतलब उसको उसी तरीके से समझ रहे हो कि मैं अपनी ये वाली कार, इस मॉडल को इतने रुपए में आपको सेल कर रही हूँ। मतलब हम दोनों लोग सेम पेज पे हैं। ऐसा नहीं कि मैं कुछ बोल रही हूँ तुम कुछ और समझ रहे हो, या मैं कुछ और बता रही हूँ तुमको और तुम कुछ और कहीं और बात लेके जा रहे हो। मतलब हम दोनों क्या है, बेसिकली सेम पेज पे हैं, सेम थिंग को सेम सेंस में समझ के क्या कर रहे हैं, उस पर एग्री कर रहे हैं। इससे हम क्या बोलते हैं? कंसेंट, ठीक है। जब सेम थिंग पे लोग सेम सेंस पे क्या करें, एग्री करें, तो हम कहेंगे कि वो लोग क्या है, आपस में कंसेंट में हैं। सेम थिंग मस्ट बी अंडरस्टूड एज द होल कंटेंट ऑफ द एग्रीमेंट। और जो सेम थिंग है उसको, जैसे जो भी एग्रीमेंट का कंटेंट है, जो भी हमारी बातचीत चल रही है, एग्रीमेंट जिस बारे में साइन हो रही है, उसको पूरे को हम एक ही तरीके से क्या करेंगे, एक ही सेंस में उसकी जो चीज़ है, जो कॉमन चीज़ है, उसको उसी सेंस में समझेंगे। इफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट डू नॉट एग्री इन द सेम सेंस, देयर कैन नॉट बी कंसेंट। मान लो मैं तुमको कुछ बोल रही हूँ और तुम किसी और सेंस में उसको लेके समझ रहे हो, है ना। मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि मैं तुम्हें अपनी कार सेल करूंगी 5 लाख में, ये मॉडल, तुम अलग ही कुछ सेंस समझ रहे हो कि मैम मुझे ये नहीं, मैम मुझे कोई और कार की बात कर रही हैं और ये मॉडल नंबर नहीं, वो मॉडल नंबर है। तो मतलब तुम और मैं सेम सेंस में नहीं चीज़ों को समझ रहे हैं। मैं कुछ और कह रही हूँ, तुम कुछ और कह रहे हो। तो जब हमारा सेंस एक नहीं होगा, इसका मतलब हमारी कंसर्न नहीं है। क्या नहीं है? हमारी कंसर्न नहीं। क्योंकि कंसर्न मतलब क्या है? जब हम लोग सेम चीज़ पे सेम सेंस में एग्री करेंगे। बट यहाँ तो हमारा सेंस ही अलग जा रहा है, तुम कुछ और समझ रहे हो, मैं कुछ और बता रही हूँ। अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट अराइज इन द एब्सेंस ऑफ कंसर्न। तो इसमें होगा क्या? अगर ऐसे कंसेंट नहीं होगी तो लिटरली एक चीज़ होगी कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो कभी भी तुम किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो ये एश्योर कर लेना कि जो तुम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जिस बारे में भी, वो भी उस चीज़ को उसी तरीके से समझ रहा है। अगर मान लो कल को वो मुकरता है, कहता है नहीं मैं तो, मेरा सेंस तो कुछ और था, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं बन पाएगा इन द एब्सेंस ऑफ कंसेंट, ठीक है। कंसेंट जो है वो फ्री होनी चाहिए और नॉट फ्री। कंसेंट जो है वो फ्री हो सकती है और नहीं फ्री हो सकती है, लेकिन सिर्फ फ्री कंसेंट ही आपकी क्या बनती है, कॉन्ट्रैक्ट बनती है, ये याद रखना। हो सकता है कंसेंट, देखो कंसेंट मतलब क्या, तुम उसको उस चीज़ पे, जिस चीज़ पे तुम एग्री कराना चाह रहे हो, उस चीज़ पे तुम उसको एग्री करा ले जाओ, उसी सेंस में जिस तरीके से तुम उसको कराना चाह रहे हो, ठीक है। बट कंसेंट फ्री भी हो सकती है, नॉट फ्री भी हो सकती है। मतलब मैं अगर तुम्हें
बंदूक की नोक पे रख के बोलूं कि तुम इस कागज को साइन करो, ठीक है, और तुम साइन कर देते हो, तो तुम एग्री तो कर गए मेरी बात पे, उसी सेंस पे जिस सेंस में मैं तुम्हें बता रही थी कि कॉन्ट्रैक्ट ये है तो उस पर साइन करो। तो यहाँ पे तुमने कंसेंट तो दे दी, अपनी सहमति दे दी, लेकिन क्या ये कंसेंट तुमने फ्री में, मतलब फ्री माइंड से दी? नहीं, तुमने तो प्रेशर में आके ये कंसेंट दी। तो कॉन्ट्रैक्ट, अब तुम खुद बताओ लॉ क्या कहेगा? लॉ कहेगा क्या कि इस तरीके से अगर तुमने किसी की कंसेंट ली तो वैलिड है? नहीं, वो तो कहेगा नहीं वैलिड है। इसका मतलब अगर आपकी कंसेंट फ्री नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड नहीं होता है। फ्री कंसेंट को हमने सेक्शन 14 में भी डिफाइन किया है, ठीक है। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री, कंसेंट को हम कहते हैं कि कंसेंट क्या है? फ्री है जब ये किस चीज से ना हो, जब उसमें कोएर्शन इन्वॉल्व ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना इन्वॉल्व हो। अभी हम पढ़ेंगे और टॉपिक पेपर में यही से आता है कि फ्री कंसेंट क्या होती है और एक कंसेंट को फ्री होने के लिए उसमें क्या क्या एलिमेंट नहीं होने चाहिए। तो कंसेंट तभी फ्री होगी जब उसमें कोएर्शन ना हो, उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, उसमें फ्रॉड ना हो, उसमें मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो और उसमें क्या ना हो? मिस्टेक ना हो, ठीक है। तभी हम कहेंगे कि कंसेंट क्या है हमारी? कंसेंट हमारी फ्री है। अब वन बाय वन मैं अब आपको एक एक करके इन सबको एक्सप्लेन करूंगी कि कोएर्जन क्या होता है और अगर ये होगा कंसेंट में तो क्यों नहीं वो फ्री होगी, है ना। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है? एक चीज याद रखना कि अगर कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू तुमने किसी से कंसेंट ली है तो उस केस में जो तुम्हारी एग्रीमेंट बनी है, ठीक है, ठीक है, जो भी तुमने कंसेंट ली है अगर वो इन सब चीजों की वजह से ली है तो उस केस में द एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। उस केस में तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है? वॉइडेबल हो सकता है। एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन, उस पार्टी के कंसेंट पे जिसकी आपने इस तरीके से एग्रीमेंट या सहमति ली है। मतलब जैसे मान लो कि मैंने तुम्हें गन पॉइंट पे रख के तुमसे कागज साइन करवाएं, ठीक है, मैंने तुम्हें धमकी दी कि अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुमने डर के मारे क्या किया? साइन कर दिया। तो मैंने तुमसे कंसेंट फ्री माइंड से तो पहली बात नहीं ली है। अब ये बताना है कि इस तरीके से अगर हम किसी से कंसेंट लेते हैं, मतलब एक तरीके का ये क्या है? कोएर्जन है, ठीक है, कोएर्जन है, डरा धमका के अगर आप किसी से कंसेंट लेते हैं तो ये कोएर्जन के अंदर आता है। तो अगर मैंने इस तरीके से आपसे कंसेंट ली है तो उस केस में जो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना, मतलब तुमने तो डर के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइडेबल होगा। मैम वॉइड क्यों नहीं होगा, वॉइडेबल क्यों होगा? क्योंकि बेटा ऐसा लॉ में कहा जाता है कि इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को हम मानते हैं वॉइडेबल। वॉइड हो सकता है बट तब जब जिस पर्सन की इस तरीके से कंसर्न ली गई है, मतलब जो विक्टिम है जैसे तुम, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना चाहते हो या कैंसिल करवाना चाहते हो। अगर तुम कह दो कि कैंसिल करवाना चाहते हो तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अगर तुम बोल दो कि नहीं आई विल कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इन्होंने मुझसे धमकी देके कराया लेकिन मुझे लग रहा है इसमें मेरा फायदा है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कोर्ट कहेगी कि हम इसको इन्फोर्स करेंगे, मतलब वो वैलिड हो जाएगी। तो इस तरीके की जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो एग्रीमेंट बने हैं, कॉन्ट्रैक्ट बने हैं, ये एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म ली है वो वॉइडेबल होती है। किसकी चॉइस पे? पार्टी के चॉइस पे जिसकी कंसेंट इस तरीके से ली गई है, मतलब इन सब के अंडर उससे कंसेंट ली गई है, मतलब फ्री माइंड से कंसेंट नहीं ली गई है। अगर मिस्टेक के थ्रू कंसेंट होती है, यहाँ पे याद रखना, अगर मिस्टेक के थ्रू कंसेंट होती है तो क्या होगा? वॉइडेबल होगी कि वॉइड होगी? मिस्टेक है और कंसेंट ली गई है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। गलती करी है आपने और कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। अब वन बाय वन करके हम देख लेते हैं, एक एक को समझेंगे कि अगर ये एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइडेबल या वॉइड होता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि कौन कौन से एलिमेंट है वो क्या कह रहे हैं। फर्स्ट इज कोएर्जन। सेक्शन 15 में आपका आता है कोएर्जन। कोएर्जन क्या है? कोएर्जन मतलब बेटा, कोएर्जन मतलब मैं अगर आपको एक नॉर्मल भाषा में बोलूं तो कोएर्जन मतलब होता है कि किसी को डरा धमका के अगर तुम उससे उसकी क्या ले लेते हो? कंसर्न ले लेते हो, ठीक है। तो कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड। जो इंडियन पेनल कोड हमारे आईपीसी की धाराएं लगती है ना, आईपीसी के अंडर जो भी चीज मना की गई है कि आप ये नहीं कर सकते, जैसे कि तुम किसी को चाकू से लगा के जान की धमकी दे के कोई काम नहीं करवा सकते, और मान लो तुम वही कर रहे हो, ये धमकी दे रहे हो कि हम ऐसा करेंगे, ठीक है, वो एक्ट जो आईपीसी में मना है, अगर तुम उस एक्ट के थ्रू किसी से साइन करवाते हो धमकी दे के या करके, तो फिर वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइडेबल हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे कंसेंट क्या है, फ्री नहीं है। और लॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन व्हाटएवर, या फिर तुम ये करो कि धमकी दो उसको कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ठीक है, कोई ऐसा क्राइम करने की धमकी दो जो आईपीसी में मना है, ठीक है, और उसको डरा के उसके थ्रू उससे साइन करवा लो। या तुम क्या कर सकते हो कि उसकी किसी प्रॉपर्टी को तुमने अपने पास रख लिया, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट पेपर मान लो, डॉक्यूमेंट्स रख लिए। अनलॉफुल डिटेनिंग मतलब आपको अलाउ नहीं कि आप किसी के ओरिजिनल पेपर अपने पास ऐसे रख सकते हो, लेकिन आपने उसको रख लिया और उसके बाद तुम उसको धमकी दे रहे हो कि अगर तुमने ये साइन नहीं किया तो मैं तुम्हारे ये इंपॉर्टेंट पेपर तुम्हें वापस नहीं करूंगा, तो वो डर के मारे क्या करेगा, साइन करेगा। तो यहाँ पे भी कंसेंट क्या है, फ्री है नहीं, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग अ पर्सन टू एंटर एन एग्रीमेंट। और ये सब जो आप अप्लाई कर रहे हो, मतलब जो तुम ये कोएर्शन कर रहे हो, तुम ये जो थ्रेट दे रहे हो कि तुम कोई ऐसा क्राइम कर दोगे, एक्ट कर दो जो आईपीसी में मना है, ठीक है, या तुम उसका कुछ जबरदस्ती इंपॉर्टेंट चीज रख ले रहे हो, जैसे मान लो तुमने किसी को गुड्स सप्लाई करने थे, तुमने वो गुड्स अपने गोडाउन में रख लिए, पेमेंट ले लिया, तुम बोल रहे हो कि एक और कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ साइन करो वरना मैं तुम्हारा ये गुड्स नहीं दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके की अगर आप चीजें करते हो और वहां पे इंटेंशन बस ये होता है कि तुम उससे एग्रीमेंट करवाना चाह रहे हो, मतलब उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो, इस इंटेंशन से तुम उसे ये थ्रेट दे रहे हो, तो फिर हम मानेंगे कि वहां पे आपने कंसेंट जो ऐसी ली है वो फ्री नहीं है। अगर मान लो तुम ये सब चीजें कर रहे हो लेकिन तुम्हारा पर्पस कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना नहीं है, तो फिर वो कोएर्जन नहीं होता अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर वो कोएर्जन नहीं होगा। तो इन केस ऑफ कोएर्जन इट इज नॉट नेसेसरी इट शुड प्रोसीड फ्रॉम अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, नाइदर इट इज नेसेसरी दैट कोएर्जन मस्ट बी डन ऑन द अदर पार्टी। कोएर्जन के केस में ये जरूरी नहीं है कि ये जो है, ठीक है, उस पार्टी के थ्रू आए, नाइदर इट इज नेसेसरी कोएर्जन मस्ट बी डन ऑन अदर पार्टी। मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि जैसे ए है उसको बी से साइन करवाना है, तो जरूरी नहीं कि ए बी को ही थ्रेट करे, हो सकता है वो बी के फादर को थ्रेट करे और उसके मारे बी साइन कर दे, ऐसा आप फिल्मों में देखते भी होंगे। तो ये चीज वही बोल रहा है, इन कोएर्जन इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट शुड प्रोसीड फ्रॉम अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, नाइदर इट इज नेसेसरी दैट कोएर्जन मस्ट बी डन ऑन द अदर पार्टी, कि दूसरी पार्टी पे किया जाए और जरूरी नहीं कि उसी पार्टी से आए जो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करवाना चाह रहे, हो सकता है किसी थर्ड पार्टी को सुपारी नहीं देते हैं कि तुम इसको ये करवा दो, तो it can be anything, right? Effect of coercion under section 19 of Indian Contract Act 1872, क्या effect है इसका, मतलब क्या होगा अगर हमने coercion के थ्रू किसी से एग्रीमेंट करवा ली, ठीक है, तो फिर क्या होगा। बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय कोएर्जन इज वॉइडेबल, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइडेबल हो जाएगा। मतलब जिसकी आपने इस तरीके से कंसर्न ली है उससे पूछा जाएगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना चाहते हो या खारिज करना चाहते हो, और अगर वो कहता है कि हाँ हम उसे कैंसिल करना चाहते हैं, तो उसके कहने पे, मतलब जिसके साथ तुमने गलत करके उसे साइन कराया है उसके कहने पे वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। A person to whom money has been paid or anything derived under coercion must repay or return it। मान लो तुमने जो तुम्हें धमकी दी गई और तुमने साइन कर दिया है ना, और उस टाइम पे मान लो कोई ऐसी भी चीज़ हुई कि तुमसे कुछ पैसे ले लिए गए या तुम्हारा कुछ सामान ले लिया गया, तो लॉ कहता है कि जब इस तरीके के केस खुलेंगे, ठीक है, पता चलेगा कोएर्जन है, तो विक्टिम के थ्रू, विक्टिम से कोई भी अगर तुमने सामान लिया है, मनी लिया है, पैसा लिया है जो उसने कोएर्जन के अंदर तुम्हें डिलीवर किया है, तो तुमको उसको क्या करना होगा, रिटर्न बैक करना होगा। इवन अगर कोई पर्सन है, ठीक है, अगर तुमने उसको कुछ दिया तो वो वापस करेगा, ठीक है, जैसे तुमको किसी ने गन पॉइंट पे रख के तुम्हारा कोई सामान लिया है और तुमसे कोएर्जन के अंदर साइन वाइन करवाया, तो तुम्हारा सामान वो वापस करेगा, और मान लो अगर तुम्हें कोई बेनिफिट मिल गया है उस दौरान तो तुम्हें भी वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये याद रखना, ये होता है कोएर्जन, और कोएर्जन के थ्रू अगर आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया है तो स्टूडेंट वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल होगा, क्योंकि आप किसी को थ्रेट करके, धमकी देके, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख के और इस इंटेंशन से कि हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है इसलिए हम ये सब थ्रेट कर रहे हैं, तो फिर वो कंसर्न जो है वो फ्री नहीं मानी जाएगी, राइट है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपके नेक्स्ट की, दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस भी अगर आपने इंड्यूस किया है तो भी कॉन्ट्रैक्ट की कंसर्न जो है वो फ्री नहीं होगी। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशन subsisting between the parties are such that one of the parties in position to dominate the will of other। मतलब दो पार्टी के बीच में रिलेशन ऐसा है कि एक पार्टी इस पोजीशन में है कि वो दूसरी पार्टी को क्या कर सकती है, डोमिनेट कर सकती है।
जैसे कि बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशन, बॉस एक पोजीशन में है, उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो क्या कर सकता है, एम्प्लॉय से डोमिनेट कर सकता है, भाई वो पावर में है, धमकी देगा कि तुम्हारी जॉब ले लेंगे, तो ऑफ कोर्स वो डोमिनेट कर सकता है। वैसे ही डॉक्टर और पेशेंट, डॉक्टर पोजीशन में है कि वो तुम्हें डोमिनेट कर सकता है, क्यों, जैसे डॉक्टर है वो तुम्हारा ट्रीटमेंट कर रहा है, तुम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, वो कह रहे तुमसे हमें अपनी प्रॉपर्टी दो, अपनी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे नाम पे शामिल मतलब ट्रांसफर करो, वरना ये ऑपरेशन यही रोक दूंगा, तुम अभी जान से मर जाओगे, तो हो सकता है तुम उस टाइम साइन करो, है ना। तो जब कोई पार्टी अपनी पावर का यूज करके, मतलब अपनी पोजीशन का यूज करके दूसरी पार्टी को डोमिनेट करती है और अपनी पोजीशन को यूज करती है ताकि वो अनफेयर एडवांटेज उठा पाए दूसरे पार्टी के ऊपर, तो उसे हम बोलते हैं कि वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं, ठीक है, वो बन रहे हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस से, मतलब तुम अपना जो तुम्हारा इन्फ्लुएंस है उसका अनड्यू एडवांटेज उठा के क्या कर रहे हो, दूसरे पार्टी का फायदा लेके अपना साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हो, है ना। तो इस तरीके की कॉन्ट्रैक्ट में भी बताओ क्या कंसेंट फ्री है, नहीं, तुम तो डर के मारे साइन कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है कि सामने वाला हमारे से ऊपर पौधे पे है और अगर हमने नहीं किया तो हमारा ही नुकसान है, तो तुम कर रहे हो, है ना। तो इस केस में क्या इफेक्ट होगा, इस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बेटा, वॉइडेबल हो जाएगा, मतलब जिसके साथ गलत हुआ है उसके ऑप्शन पे डिसाइड करेगा कोर्ट कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है या कंटिन्यू करना है। एज सच कॉन्ट्रैक्ट में बी सेट असाइड इधर एब्सोल्युटली, या तो कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट बिल्कुल ही असाइड कर देगी, मतलब वो कह देगी भाई ये वॉइड है, खत्म करो इसको, या फिर पार्टी, इफ द पार्टी वाज इनटाइटल्ड टू अवॉइड इट हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट, या फिर वो पार्टी जिसको अवॉइड करने के लिए पोजीशन में है, जैसे कि जो विक्टिम है उसके पास चॉइस है कंटिन्यू और कैंसिल इट, वो उसको अगर कोई बेनिफिट मिला है, मतलब कोई फायदा मिला है, तो फिर कोर्ट कहती है कि पहली बात तो तुम उस फायदे को वापस करो, और इस टर्म्स एंड कंडीशन में कोर्ट कहती है कि हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेंगे, तब तुम्हारे कहने पे, जैसे मैं हूं, मैंने कहा कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दीजिए, कोर्ट बोलेगी ठीक है, तुम्हारी पोजीशन को उठा के तुमसे फायदा लिया गया, ठीक है, तो और तुम अपनी मतलब जैसे मेरे बॉस हैं मान लो, उन्होंने मुझसे बोला कि आप जो है मैं आपको ये पैसे दे रहा हूँ, जैसे उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए और बोला कि आप जो है वो अपनी प्रॉपर्टी की साइन कर मेरे नाम पे कर दीजिए, अपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र, तो मुझे पैसे भी मिले कुछ, मान लो 1 लाख रुपए मिले, और मैंने प्रॉपर्टी पे मतलब मुझे लगा कि नहीं करूँगी तो मुझे जॉब से निकालेंगे, उन्हें धमकी भी मुझे मान लो ऐसे दी, तो वो पोजीशन में थी, मुझे पता था नहीं करूँगी यार जॉब से निकालेंगे मुझे, तो फिर मैंने क्या किया, साइन कर दिया, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो कि इतने से बाद में साइन क्यों किया, अरे कर दिया, चलो मान लो इमेजिनरी चल रहा है सब कुछ, मैं खुद नहीं करूँगी, है ना, तो मान लो मैंने साइन कर दिया, तो उस केस में क्या हुआ, कोर्ट कहेगी कि अब मैं कोर्ट के पास गई, मैंने कहा कि इन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती साइन करवाया और इनकी पोजीशन के प्रभाव से मैंने साइन कर दिया उस खौफ में आके, तो फिर कोर्ट कहेगी कि इस केस में आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, क्या आपको कोई बेनिफिट मिला था, तो मैं बोलूँगी हाँ मुझे 1 लाख रुपए दिए गए थे, तो कोर्ट मुझसे कहेगी पहले वो 1 लाख रुपए वापस करो, जब तुम वो पैसे वापस कर दोगे देन ही इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कैंसिल करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू अगर आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कराया तो कंसेंट फ्री नहीं है, ऑफकोर्स कंसेंट फ्री नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। नेक्स्ट है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब क्या होता है, फ्रॉड मतलब कोई ऐसा एक्ट जो तुम करते हो दूसरी पार्टी को धोखा देने के लिए, है ना, कोई ऐसा एक्ट जो आप कर रहे हैं ताकि आप दूसरी पार्टी को क्या कर ले जाए, चीट कर ले जाएं, धोखा दे जाएं, इसलिए जब आप कोई एक्ट करते हो तो उसे हम बोलते हैं फ्रॉड। फ्रॉड मींस एनी एक्ट डन विद द इंटेंशन टू डिसीव अनदर पार्टी और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, या तुम उसको इंड्यूस करो कि वो क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए, मतलब कोई भी ऐसा एक्ट जो आप इस इंटेंशन से करते हैं ताकि आप दूसरे को धोखा दे दें, है ना, दूसरे के साथ चीट कर लें, उससे हम बोलेंगे फ्रॉड। और मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट तुम करा रहे हो और कॉन्ट्रैक्ट में तुम धोखा दे रहे हो सामने वाले को, जैसे बाद में देखा होगा ऐसे बहुत होता है कि जब कोई घर की रजिस्ट्री कराता है तो सामने वाला ये नहीं बताता कि ये इस पे और रजिस्ट्री हो चुकी है, वो धोखा देके बोलता है हाँ बिल्कुल सही है, आप करिए डॉक्यूमेंट साइन और ये सब बढ़ाइए फाइल, तो यहाँ पे तुम चीट करने के पर्पज से उससे कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हो, है ना, धोखा दे रहे हो वहाँ पे। तो इस तरीके से अगर तुम किसी की कंसर्न ले रहे हो धोखा देके, तो कंसर्न क्या फ्री थी उस टाइम पे, नहीं फ्री थी, है ना। तो कैसे कैसे फ्रॉड कर सकते हो, पहला है फॉल्स सजेशन, पहला है फॉल्स सजेशन, या तो तुम उसको क्या करो फॉल्स सजेशन दो। फॉल्स सजेशन मतलब कोई भी फैक्ट के बारे में, फॉल्स सजेशन मतलब सजेशन एज फैक्ट समथिंग विच इज नॉट ट्रू बाय अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, मतलब तुम किसी पर्सन से
ऐसी बात कहो, मतलब एक ऐसे कोई मान लो कोई घर की रजिस्ट्री हो रही, तुमने कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी, तो ऐसा फैक्ट बता दिया जो गलत है और तुम्हें पता है कि वो गलत है, लेकिन तुम उसको बता रहे हो कि ये चीज सही है। जैसे कि उसने तुमसे घर लेते वक्त पूछा कि घर में कोई दिक्कत तो नहीं है, तुमने बोला कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, जबकि तुम्हें पता था कि घर में दिक्कत है ना, घर में दिक्कत है, उसकी फाउंडेशन में क्रैक है मान लो, और तुमने नहीं बताया। तो ये क्या है, तुम फ्रॉड कर रहे हो, गलत उसको फैक्ट बता रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि जो तुम बता रहे हो वो गलत है और सच कुछ और है। इसके अलावा आप कैसे फ्रॉड कर सकते हैं, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। या तो आप इंपॉर्टेंट बात ही छुपा लो, मतलब आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो उसको बताना था, लेकिन आपने वो चीजें नहीं बताई उसको, आप चुप रहे, तो भी ये क्या है, फ्रॉड है। जैसे तुम्हारे साथ कोई मान लो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई कार खरीदनी है, ठीक है, और आपको पता है कि उस कार का क्या हो रखा है, एक्सीडेंट हो रखा है, बट आप नहीं बताते हैं, आप उस बात को कंसील करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक तरीके का फ्रॉड है, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया है, मटेरियल फैक्ट को हाइड किया है और ये जानबूझ के किया है, ठीक है। प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग, या तो आप किसी के साथ कोई प्रॉमिस कर लो और आपको पता है कि आप वो चीज़ नहीं करोगे, देन भी ये फ्रॉड ही है। जैसे आपको पता है आपने किसी के साथ प्रॉमिस किया कि मैं जो है वो, जैसे मैंने किसी से लोन लिया, जैसे मान लो आपने किसी से लोन लिया 1 लाख का, और आपको पता है कि आपको कभी पैसा वापस नहीं करोगे, और इस इंटेंशन से तुमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ठीक है यार कर लेते हैं, देना तो मुझे वैसे भी नहीं है, तो ये भी क्या है, फ्रॉड है। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसेव, कोई अदर एक्ट जो आपने किया धोखा देने के लिए, लाइक कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट बनवा ले, लोग बनवाते हैं जाली डॉक्यूमेंट ताकि सामने वाले को लगे रियल डॉक्यूमेंट है, वो साइन कर ले, कॉन्ट्रैक्ट कर ले, तो दिस इज ऑल्सो अ फ्रॉड। उस टाइम भी जो कंसर्न ली गई है वो फ्री नहीं है। या फिर एक्ट और ओमिशन डिक्लेयर फ्रॉडलेंट बाय लॉ, या लॉ ने किसी एक्ट को या किसी बात को छुपाने से कह दिया है कि ये क्या है, फ्रॉड है, और आप वो करते हो, तो भी वो स्पेसिफिकली इसी एक्टिविटी में कंसीडर किया जाएगा। सो एनी एक्ट और ओमिशन विच द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडलेंट, अगर लॉ ने किसी एक्ट को या किसी चीज को अगर आप नहीं बताते हो, उसको लॉ ने कह दिया कि ये चीज फ्रॉड है, और अगर आप वो चीज करके किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो ऑफ कोर्स दैट कंसेंट विल ऑल्सो नॉट बी फ्री, ठीक है। एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जैसे कि कंपनी एक्ट में ये मेंशन है कि जो भी डायरेक्टर्स हैं उनको अगर प्रोस्पेक्टस इश्यू करना है तो बकायदा जो भी लॉस हैं, जो भी फाइनेंशियल मैटर, वो डिस्क्लोज करने हैं। अब मान लो डायरेक्टर ऐसा नहीं करते तो वो क्या कर रहे हैं, वो फ्रॉड ही तो कर रहे हैं एज पर द कंपनी एक्ट लॉ। तो ये सब अगर लॉ कोई चीज़ स्पेसिफाई कर रही है और अगर आप वो चीज़ छुपा रहे हो तो फिर वो क्या है, वो फ्रॉड है। और इसके अंडर आप आके किसी के साथ क्या कर लेते हो, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, वॉइडेबल होंगे, मतलब जिसके साथ आपने ऐसा किया है अगर वो पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करे, अदरवाइज कैंसिल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट नोट्स जो यहाँ पे हैं वो याद रखने के लिए ये है कि अगर आप जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आप चुप हैं और आप ये सोच रहे हैं कि चलिए हमने तो कुछ बताया ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट में हमारी कोई गलती ही नहीं है, जैसे मुझे पता है कि जो कार सेल कर रहे हैं उसका एक्सीडेंट हुआ है, बट आई एम लाइक साइलेंट कि ठीक है मुझे कुछ बोलना ही नहीं, मैं ना सही बताऊंगी आपको ना मैं गलत बताऊंगी। तो लॉ कहता है कि अगर ऐसा आप करते हो, ठीक है, और किसी इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेके तुम चुप रहते हो जो तुम्हें बताना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले, तो इस केस में माना जाएगा कि ये भी क्या है, फ्रॉड है, ठीक है, ये भी फ्रॉड है। और इस तरीके से भी अगर तुम किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो, किसी से कंसेंट लेते हो, तो वो कंसेंट फ्री नहीं कही जाएगी, क्योंकि तुम्हारी ड्यूटी थी कि तुम्हें बताना चाहिए था और तुमने नहीं बताया, तो इट्स नॉट लाइक अ स्मार्ट मूव फ्रॉम योर साइड, इट्स अ फ्रॉड, राइट। ये मत सोचना कि तुम्हारा स्मार्ट मूव रहेगा वो। नेक्स्ट इज मिसरिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 18। मिसरिप्रेजेंटेशन का एलिमेंट अगर इन्वॉल्व है तो भी हम कहेंगे कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वो कंसेंट फ्री से नहीं बना है, मतलब फ्री कंसेंट नहीं है। मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब क्या, मिसरिप्रेजेंटेशन अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब गलती से तुम किसी इंफॉर्मेशन को रॉन्ग बता दो, मतलब तुम्हारा इंटेंशन नहीं था कि मैं सामने वाले को गलत बता रही हूँ उससे कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए, लेकिन इनोसेंटली तुमने वो चीज़ें गलत बोल दी, ठीक है, या गलत या फॉल्स स्टेटमेंट रख दी जिसकी वजह से सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। फ्रॉड में क्या था, इंटेंशन था कि मैं तुम्हें गलत बता रही हूँ या तुमसे बातें छुपा रही हूँ, यहाँ पे इंटेंशन नहीं होता, फिर भी गलती हो जाती है, कोई इंसान गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है, उसको खुद ही नहीं पता होता है इसलिए वो गलत बता देता है और सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। तो इस केस में कोर्ट कहती है कि इस केस में भी जो कंसेंट है वो फिर फ्री नहीं है,
द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच ऑफ फॉल्स वुड कंस्टिट्यूट मिसरिप्रेजेंटेशन इफ द मेकर बिलीव इट टू बी ट्रू बट विच इज नॉट जस्टिफाइड बाय द इन्फॉर्मेशन ही पॉसेस। मान लो कोई पर्सन है जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो कुछ फैक्ट्स रख रहा है और उसने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, बल्कि उसको नहीं पता कि वो गलत बोल रहा है, उसके हिसाब से वो सही ही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बट इन रियलिटी इन्फॉर्मेशन जो उसने दी वो गलत थी और उसके पास कोई ऐसा कह लो कि सोर्स भी नहीं था जो ये प्रूफ कर दे कि जो वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो सही है। तो इस केस में हम कहेंगे कि मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, मतलब इन्फॉर्मेशन को हम गलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कंसेंट यहाँ पे फ्री नहीं है। मान लो ए है, उसको अपनी कार बी को सेल करनी है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ए अपनी कार बी को सेल कर रहा है। ए ने बोला कि जो कार है वो एक्सीडेंट फ्री है, इसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। बी ने पूछा होगा, तुमने बोला कार एक्सीडेंट फ्री, इसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ठीक है। ए ने ऐसा बोला क्योंकि ए को लगा कि ये बात सही है, ठीक है, बट ये इन्फॉर्मेशन गलत थी। क्यों इन्फॉर्मेशन गलत थी? क्योंकि कार का एक्सीडेंट हो चुका था, मतलब अगर वेरीफाई वगैरह करवाता तो कार का एक्सीडेंट हो गया था, बट उसने इन्फॉर्मेशन जो दी वो फॉल्स थी, जबकि उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन ट्रू थी क्योंकि उसके प्रीवियस ओनर ने उसको बताया था कि कार का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। तो इस केस में जब आप जानबूझ के नहीं बल्कि बिना किसी इंटेंशन की गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हो क्योंकि आपको लगता है इन्फॉर्मेशन सही है बट रियलिटी में इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती है और सामने वाला पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, मान लो कल बात पता चलेगी अरे कार का तो एक्सीडेंट था बट मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तुम्हें गलत बताने का, ठीक है। तो इस केस में इसको हम मिस रिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में डालेंगे और यहाँ पे भी जो कंसेंट आपने ऑब्टेन की है वो फ्री नहीं होगी। Next, when there is a breach of duty by a person without any intention to deceive which brings an advantage to him, या फिर अगर कोई ड्यूटी है, जैसे कोई पर्सन का कुछ दायित्व है कि उसको ये चीज़ परफॉर्म करनी है, ठीक है, और उस केस में उसने क्या करा, कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, उसका इंटेंशन नहीं था तुम्हें चीट करने का या तुमसे गलत इन्फॉर्मेशन तुम्हें देने का, बट उससे उसका कोई फायदा भी हो गया, तो इस केस में भी हम बोलते हैं कि ये चीज़ क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन है। लाइक कोई बैंकर है, ठीक है, कोई बैंक ऑफिसर है, उसकी ड्यूटी थी कि तुम्हें वो फाइनेंशियल रिपोर्ट जो दे सही दे, ठीक है, बट उसने ये ड्यूटी सही से नहीं परफॉर्म करी बाय प्रोवाइडिंग यू रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, लेकिन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन किसी इंटेंशन से नहीं दी, अब उससे गलती हो गई, ठीक है, उसने कोई और रिपोर्ट तुमको पकड़ा दी और उस रिपोर्ट को देखते हुए तुमने क्या करा, इन्वेस्टमेंट कर दिया उस कंपनी में और इन्वेस्टमेंट करने से तुम्हारा क्या हुआ, पैसा डूब गया, लेकिन मान लो सामने वाले जो बैंक ऑफिशियल थे उनका तो फायदा हो गया क्योंकि तुमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उनका तो फायदा हो गया, उनको एडवांटेज हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन दी, इंटेंशन नहीं था, बट तुम्हें लॉस हुआ। तो इस केस में भी कंसेंट फ्री कंसिडर नहीं की जाएगी। व्हेन अ पार्टी कॉज इवन दो डन इनोसेंटली द अदर पार्टी थ्रू एग्रीमेंट मेक अ मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर, या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन का एक केस ये भी हो सकता है कि अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट करवा ले जाए और कॉन्ट्रैक्ट कराने के दौरान वो उस पार्टी से सब्जेक्ट मैटर को रिगार्डिंग मिस्टेक करवाए। सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग मिस्टेक मतलब कि जिस टॉपिक पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसको लेके ही गलती कर दे सामने वाला, ठीक है, क्यों, क्योंकि तुमने उसको इन्फॉर्मेशन गलत दे दी लेकिन तुम जानबूझ के नहीं दे, तुमसे इनोसेंटली वो मिस्टेक हो गई, तो उस केस में भी हम इसको मिस रिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में डालेंगे। मिस रिप्रेजेंटेशन सिंपली याद रखना कि इंटेंशन नहीं थी बट हो गया, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी या गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया, बट आपका इंटेंशन नहीं था सामने वाले को हर्ट चीट वीट करने का, तो इस केस में भी कंसेंट क्या है, फ्री नहीं मानी जाएगी, ठीक है। जैसे आप किसी को, अपना ए है वो अपना प्लॉट बी को बेच रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, प्लॉट, भाई प्लॉट ही लेने के लिए भी आया और ए वही दे रहा है। मान लो ए ने बोला कि 500 एकड़ जमीन है और इतनी थी नहीं क्योंकि भाई उसको लगा 500 एकड़ क्योंकि प्रीवियस रिकॉर्ड के हिसाब से उतना ही था, तो उसने कोई इंटेंशनली झूठ नहीं बोला, उसको जो पता था उसने तुम्हें वही बताया, लेकिन बाद में पता चला कि वो सिर्फ 200 एकड़ थी। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग क्या हुआ, मिस्टेक हो गई, एक पार्टी की वजह से दूसरी पार्टी ने सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग मिस्टेक कर दिया और उसके दौरान उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। तो इस केस में आपका जो ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होगा, वॉइडेबल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मिस्टेक। मिस्टेक हमारा लास्ट है। मिस्टेक में क्या होता है, मिस्टेक मतलब कि कैसे नहीं कि गलती हो गई, आप कहते हो कि यार मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था ऐसे है और मैंने ऐसे कर दिया, गलती हो गई, है ना। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई गलत बिलीफ के साथ आप चीजें कर लो
जैसे आप ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और वो इस गलत बिलीव के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट किसी और चीज़ को लेके है और सामने वाले को पता है कॉन्ट्रैक्ट किसी और चीज़ को लेके है। मान लो सिर्फ तुम्हारी गलती है, तुम भी कुछ और सोच रहे हो, तो वहाँ पे तुमने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया ना वो गलत बिलीव के चलते किया, ठीक है, क्योंकि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, हो सकता है सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो सकता है कि प्राइस को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, किसी भी चीज़ को लेके अगर तुम मिसअंडरस्टैंडिंग में थे और उस गलत बिलीव के साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो इससे हम बोलते हैं मिस्टेक। और मिस्टेक में मैंने आपको वहाँ बताया था कि ये वॉइड होते हैं, मोस्टली ये वॉइड वाली कैटेगरी में ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बिल्कुल गलत बिलीव, मतलब कंसर्ट ही आप कहोगे कि सेम सेंस में नहीं हुई है ना, और जो सेम सेंस में कंसर्ट नहीं हुई तो हमने देखा भी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं। तो इस केस में मिस्टेक को हम क्या डिफाइन करते हैं कि इनोसेंट या एरनस बिलीफ, गलत बिलीफ जिसके चलते तुमने क्या किया, सामने वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ये सब्जेक्ट मैटर को गलत समझा और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो वो होती है मिस्टेक। मिस्टेक दो टाइप की हो सकती है, एक मिस्टेक लॉ की होती है, एक मिस्टेक फैक्ट की होती है। मिस्टेक ऑफ लॉ में दो आएंगे, एक है इंडियन लॉ के रिगार्डिंग मिस्टेक और एक है फॉरेन लॉ के रिगार्डिंग मिस्टेक। अगर आप इंडियन लॉ के रिगार्डिंग मिस्टेक करते हो, ठीक है, मान लो आपने किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, कि वो उससे क्या करेगा, गुड्स परचेज करेगा, और बाद में एक को पता चलता है कि लाइसेंस जो है वो कंपलसरी है बिजनेस करने के लिए इंडिया में, और फिर वो बाद में कहता है कि मैं ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं था कि लॉ के अकॉर्डिंग लाइसेंस कंपलसरी है बिजनेस करने के लिए। तो इस केस में लॉ क्या बोलता है, इंडियन लॉ बोलता है कि ये नहीं अलाउ होगा। अ पर्सन कैन नॉट बी अलाउड एनी रिलीफ ऑन द ग्राउंड दैट ही वाज इग्नोरेंट ऑफ इंडियन लॉ, कि उसको इंडियन लॉ के बारे में पता नहीं था, इस वजह से उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ये कोई भी एक्सक्यूज नहीं है आपका, ठीक है, कि अब तुम बोलो कि मुझे तो पता नहीं, अरे आपको पता होना चाहिए इंडियन लॉ के बारे में, ठीक है। आप इंडियन मान लो हो, आपको पता नहीं है लॉ के बारे में और आप इंडिया में रह के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो फिर वो गलत है, ठीक है, उसमें आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा और लॉ कहेगा कि आपने अपने पार्टीज अपने अपने ड्यूटीज को परफॉर्म करिए, ठीक है। मिस्टेक ऑफ फॉरेन, हाँ, अगर वॉइड तब हो सकता है अगर तुम किसी इलीगल चीज को लेके तुमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जैसे कि तुमने स्मगलिंग को लेके कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और बाद में तुम बोलते हो कि मुझे पता नहीं था कि इंडिया में ये बैन है ना, तो वो तो उस केस में तो फिर वॉइड होगा। लेकिन अगर कोई सही चीज को लेके कर रहे हो, फिर बाद में ये एक एक्सक्यूज दे रहे हो कि मुझे लॉ की नॉलेज नहीं थी, तो फिर वो चीज नहीं मानेगा कोर्ट, ठीक है। मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, फॉरेन लॉ की मिस्टेक क्या, मतलब जो फॉरेन लॉ है, मतलब अपनी कंट्री का नहीं, बाहर के लॉ है, उसके रिगार्डिंग अगर तुमने कोई मिस्टेक कर दी है ना, तो यहाँ पे इसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट माना जाता है। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट को जो कोर्ट है उसमें क्या करता है, वो उसमें रिलीव दे देता है कि ठीक है, इस केस में हम आपको रिलीव दे देंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल भी कर सकते हैं या फिर ना कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड मान सकते हैं, ठीक है। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैसे हो सकता है, जैसे कि आपको पता नहीं था, जैसे आप ए हो, ठीक है, मान लो आप ए हो, आप इंडिया में रहते हो और आप कॉन्टैक्ट कर रहे हो बी के साथ जो कि कहाँ है, जर्मनी में है ना, और आप उसको क्या कर रहे हो, गुड्स दे रहे हो, सप्लाई कर रहे हो यहाँ से, और आप दोनों को लगता था कि जर्मनी में वो गुड्स फ्रीली इंपोर्ट हो सकते हैं, बल्कि जर्मनी में वो गुड्स क्या थे, बैन थे, तो आप दोनों को ही उसके बारे में नहीं पता था और आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो इस केस में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहेगा कि ठीक है, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, ठीक है, फैक्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इस वजह से आपने गलत किया, तो हम कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे वो रिलीफ दे देगा, बट यहाँ पे वो रिलीफ नहीं देगा, यहाँ पे आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी, परफॉर्म इफ द ऑब्जेक्ट इज लीगल। नेक्स्ट इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो था मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट दो होती है, एक बायलेटरल होती है, एक यूनिलेटरल होती है। बायलेटरल मतलब दोनों साइड से अगर गलती हुई है, मतलब मैंने भी गलत समझा और आपने भी गलत समझा और हम दोनों ने इसके चलते कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये क्या है, बायलेटरल मिस्टेक। व्हेन बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक एज टू फैक्ट ऑफ एसेंशियल टू द एग्रीमेंट। लेकिन मिस्टेक किसके रिगार्डिंग कर रहे हैं, उस फैक्ट के रिगार्डिंग जो एग्रीमेंट करते समय एसेंशियल है, मतलब ऐसे छोटी मोटी चीज को लेके जिसका कॉन्ट्रैक्ट उतना कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको लेके हम गलत सोच रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जो एसेंशियल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का, जैसे अभी हम देखेंगे, उसको लेके अगर हमने कोई गलती कर दिया तो फिर क्या होगा, तो फिर वो बायलेटरल मिस्टेक होगी और इस केस में जो एग्रीमेंट है वो आपकी वॉइड ही हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों ही पार्टी गलत बिलीव के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, मतलब सेम सेंस में सेम वे में कोई एग्री नहीं हो रहा था, है ना। तो जैसे कि बायलेटरल मिस्टेक के कैसे केसेस हो सकते हैं, पहला मिस्टेक एज टू क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर की क्वालिटी को लेकर अगर मिस्टेक हो गई, लाइक ए बी को फोटो मतलब एक पिक्चर सेल कर रहा है जो कि बी को लग रहा है कि ओरिजिनल है और ए को भी लग रहा था कि ओरिजिनल है, बल्कि वो क्या थी, फेक थी।
तो यहाँ पे दोनों पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया इस बिलीव के साथ कि वो पिक्चर क्या ओरिजिनल है, जबकि ऐसा नहीं था। तो एसेंशियल फैक्ट, क्योंकि पिक्चर खरीदने का मतलब मेरा पर्पस था, उसको लेके अगर हम दोनों लोग गलत बिलीव के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, बायलेटरल मिस्टेक। और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, वॉइड होंगे। मिस्टेक एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जैसे ए बी को हॉर्स सेल कर रहा है, ए को पता है कि हॉर्स एग्जिस्ट करता है, बी को भी पता है, लेकिन दोनों को ये नहीं पता है इन रियलिटी कि हॉर्स मर चुका है, और लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो इस केस में भी क्या होगा, दोनों की साइड से मिस्टेक है, दोनों ने गलत एज्यूम करके बिलीव करके कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो ये भी क्या होगा, वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर की ओनरशिप को लेके अगर मिस्टेक हो जाए, दोनों को, जो ए है वो अपनी कार सेल कर रहा है बी को, ए को लग रहा है कि बी को लग रहा है ए ओनर हो, ए को भी लग रहा है कि मैं ही ओनर हूँ, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। टाइटल, प्राइस, क्वांटिटी, मतलब इन सब को लेके अगर कोई भी आप दोनों लोग गलती करते हैं तो ये क्या होता है, ये आपका बायलिटरल मिस्टेक में आएगा, ठीक है। प्राइस को लेके भी हो सकता है, जैसे कि मैं जो गुड सेल कर रही हूँ आपको, वो मैं ये मान के चलूँ कि मैं आपको 10,000 का बेच रही हूँ और आप ये एज्यूम करके चलो मैं 1,000 का बेच रही हूँ, तो भी क्या है, हम दोनों गलत बिलीव के साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। क्वांटिटी को लेके हो सकता है, आपको लग रहा है कि मैं 10 kg सेल कर रही हूँ, मुझे पता है मैं 5 कर रही हूँ, तो मतलब अगर हम सेम सेंस में सेम पेज में नहीं है ना, तो वो बायलेटरल मिस्टेक ही है। और अगर बायलेटरल मिस्टेक है, दोनों पार्टीज की साइड से गलती हो रही है और दोनों पार्टी गलत बिलीव के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर यूनिलेटरल है, मतलब सिर्फ एक पार्टी मिस्टेक में एक ही पार्टी गलत एज्यूम कर रही है, तो इस केस में जो लॉ है वो कहता है कि इस केस में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल नहीं होगा, बस इसलिए कि दूसरी पार्टी को गलत बिलीव हुआ, ठीक है। जैसे अगर मैंने कोई गलत बिलीव के साथ आपसे कांटेक्ट कर लिया और आप सही थे, ठीक है, मैं कुछ और एज्यूम कर लिया और मैंने आपके साथ कांटेक्ट कर लिया, तो लॉ मुझे कोई ये एक्सक्यूज नहीं देगी कि हाँ ठीक है अब तुम बताओ कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करेगी कि हम उसको वैलिड माने, मतलब मैं, मेरे को कोई ऑप्शन नहीं देगी कि मेरे साथ इस चीज़ में कोई गलत हो गया तो मुझे अब ऑप्शन है कि कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना है या ऐसा। वो कहेगी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, क्यों, क्योंकि आपको गलत बिलीव हुआ ना। जैसे मैंने ए से कार सेल, ए ने मुझे कार बेची, मैंने ए से कार परचेज की और ए ने मुझे बताया कि कार जो है वो 1 लाख की है, मुझे ऐसे मैंने अपने आप से एज्यूम कर लिया कि कार जो है वो 2022 मॉडल की है और मैं परचेज कर रही हूँ, ठीक है। बाद में ऐसा मुझे पता चला कि ये मैं गलत बिलीव कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं था, कार इस मॉडल की इतनी नहीं थी, वो 2020 मॉडल की है ना, और मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो गलती यहाँ पे क्या है, मेरी है, क्योंकि मैंने ही एज्यूम किया गलत और उसके चलते मैंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। तो अब मैं कोर्ट के पास जाऊंगी और रिलीफ मांगूंगी तो वो मुझे नहीं हेल्प आउट करेंगे, क्योंकि ये मेरा एजम्पशन है, मैंने, उसने थोड़ी ना मुझसे झूठ बोला, ये मेरा एजम्पशन है और मैंने इस बिलीव के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। इस केस में वो वाइडेबल नहीं होगा, क्योंकि एक पर्सन की मिस्टेक है, तो इसे हम बोलते हैं यूनिलेटरल मिस्टेक, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है, अगर इंडियन लॉ की मिस्टेक करते हो तो कोई रिलीफ नहीं है, अगर फॉरेन लॉ की मिस्टेक करते हो तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह कंसीडर किया जाए कि दोनों पार्टी ने जो है वो दे वर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट की फॉरेन लॉ में ऐसा है और उसके चलते कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो रिलीफ मिलेगा। बायलिटरल मिस्टेक है तो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही लोग गलत सोच के कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, और यूनिलेटरल है तो जनरली वो वैलिड रहेगी, अगर इलीगल चीज को लेके तो ऑफकोर्स वॉइड होगी, अदरवाइज वो जनरली क्या रहेगी, आपकी वैलिड ही रहेगी, राइट। सो ये था हमारा चैप्टर का कंसेंट का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और सी यू इन नेक्स्ट पार्ट, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।